Calder model of इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल्स, कुछ भी कह लो, एक ही चीज है, बिजनेस साइकिल। Excuse me, ma'am. हाँ जी Ma'am, I asked you a doubt about recession and technical recession. कल मैंने एक्सप्लेन किया था, आई थिंक तुम थे नहीं क्लास में, Okay. है ना। टेक्निकल था कि एक्चुअली टेक्निकल रिसेशन है, जब हम ओवरऑल रिसेशन कहते हैं या जनरल रिसेशन कहते हैं, देन मैनी फैक्टर्स और macroeconomic indicators are included in the general recession. Like for example, we include GDP, employment, investment, right? All these are studied under the general recession, and when these all are going in the downward direction, then we say that there is general recession है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। बट when we are only considering GDP, that what is the change in the GDP, and if the GDP reduces consecutively for 2 quarters, then that is known as टेक्निकल रिसेशन। हम और पैरामीटर्स को या और इंडिकेटर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, वी जस्ट लुक एट द GDP only, and if there is consecutively reduction in the GDP for 2 quarters, then we call it technical recession। हम इसे टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। मैम जीडीपी में हम सिर्फ ग्रोथ रेट देखते हैं कि अगर उसका ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है। जनरली क्या है, आजकल जो मैंने बताया था ना, जैसे आजकल इकोनॉमीज आर स्ट्रॉन्गर, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑब्सोल्यूट रिसेशंस जो हैं, अगर ऑब्सोल्यूट रिसेशन आएगा ना कि हम पूरा ओवरऑल ही हम नीचे चले गए, ग्रोथ रेट नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं पूरा का पूरा ओवरऑल ही हम नीचे चले गए, देन दैट इज ऑल्सो रिसेशन। बट इफ देयर इज अ स्लो डाउन, अगर स्लो डाउन आता है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा नीचे जाएगा तो वो रिसेशन है ही, राइट। लेकिन हम आजकल स्लो डाउन को भी हम रिसेशन कहते हैं कि देयर इज अ स्लो डाउन, जो इकोनॉमी का growth था that was faster, now it is slower and the growth is reducing consecutively for the 2 quarters, then we can call it recession। हम उसको recession कहते हैं, right। अगर ये बढ़ जाए तो ये ऑब्सोल्यूट, जैसे मैंने कल समझाया भी था कि जब हम ऑब्सोल्यूट टर्म्स में डाउनवर्ड टर्न देखते हैं तो उसे हम क्लासिकल बिजनेस रिसेशन कहते हैं, दैट इज अ क्लासिकल बिजनेस साइकिल, उसे हम क्लासिकल रिसेशन कहते हैं। और जब हम सिर्फ ग्रोथ रेट्स को देखते हैं तो उसे हम ग्रोथ रेट साइकिल कहते हैं, और जब हम ट्रेंड को माइनस करके सिर्फ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को देखते हैं तो उसे हम ग्रोथ साइकिल कहते हैं। तो हम डिपेंड करता है कि हम बिजनेस साइकिल को स्टडी किस पैरामीटर से कर रहे हैं, लेकिन जनरली नाउ the study which is related with the business cycles is either growth cycles or growth rate cycles। हम growth cycles या growth rate cycles study करते हैं। so अब जो slow downs आते हैं growth rates में, we call it recession, हम उसे recession कहते हैं, right? is that clear? और अगर जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 2 क्वार्टर्स के लिए कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस होता है तो दैट इज नोन एज टेक्निकल रिसेशन, उसे हम टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जब 2008 में रिसेशन आया था, देन 2009 जून 2009 में टेक्निकली डिक्लेयर कर दिया गया था कि रिसेशन इज ओवर, रिसेशन ओवर है, क्योंकि जो जीडीपी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, जो ग्रोथ है उसकी वो अपवर्ड डायरेक्शन में जानी शुरू हो गई थी। सो टेक्निकली ये डिक्लेयर किया गया था कि नाउ रिसेशन इज ओवर, बट स्टिल देयर वर मेनी अदर इंडिकेटर्स which were going down even after June 2009, and they have started coming in the upward direction after a lag। एक लैग के बाद वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हुए थे, बट टेक्निकली जो टेक्निकल रिसेशन था वो ओवर डिक्लेयर कर दिया था जून 2009 में, बिकॉज जीडीपी हैज स्टार्टेड राइजिंग इन
जून 2009 जीडीपी राइज करना शुरू कर गया था, बट एम्प्लॉयमेंट एंड दोज फैक्टर्स वर स्टिल गोइंग डाउन, और उन्होंने लैग पीरियड के बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ था। लेकिन अगर हम जनरल रिसेशन लेंगे तो हम उसमें एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट इन सारे इंडिकेटर्स को भी इंक्लूड करते हैं, बट टेक्निकल रिसेशन में वी जस्ट लुक एट दी जीडीपी। और जो टेक्निकल रिसेशन होती है बेसिकली उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही इंडिकेटर को देखकर जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं या फॉरकास्ट कर रहे हैं रिसेशन को, बट जो हम सारे पैरामीटर्स को देखते हैं तो वो जो पीरियड ऑफ स्टडी होता है वो दैट इज लॉन्गर देन द टेक्निकल रिसेशन, राइट? ओके मैम, थैंक यू। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैल्डर मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल्स, right? Now, Calder model basically it relies upon the Keynesian analysis of income determination, right? In जो Keynesian analysis है income determination का, that is saving is equal to investment, right? That is basically used by the Calder model. Calder model जो saving investment analysis दिया है Keynes ने, that is used by the Calder model, and this model assumes, ये model assume करता है that the process of change in the economic activity is related to the difference between saving and investment in the community. Saving जो भी economic activity में changes हैं, whether the economic activities will go in the upward direction. If economic activities are going in the upward direction, that means there is expansion hai, right? If economic activities are going in the downward direction, that means that is contraction, उसे हम contraction कहते हैं. According to Calder, the process of change in the economic activity either in upward direction or in downward direction, it is related to the, क्यों हो रहा है? It because it is related to the difference between saving and investment, क्योंकि saving और investment में difference create होता है. Economy is in equilibrium if the saving is equal to investment, and if there is a difference in the saving and investment, it creates the change in the economic activity. ये economic activity में change create करता है. Like for example, if saving is greater than investment, अगर savings greater than investment है, अब simplify करने को यहाँ पे लिख देती हूँ. Saving is a part of aggregate supply and investment is a part of aggregate demand. So just to simplify, ताकि हम easily assume कर सकें कि economic activity में क्या होगा, this simply means that aggregate supply is greater than aggregate demand. इसका मीनिंग ये निकलता है. कैल्डर ने एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड फॉर्म में नहीं दिया है, he has simply shown it in the form of a saving and investment only, but for simplification I am just telling you कि तुम क्या assume करोगे. अगर saving greater than investment है, that means aggregate supply is greater than aggregate demand. ये हम यहाँ relate कर सकते हैं. That means in this situation the investment, if saving is greater than investment, then that means एग्रीगेट जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है that is less than the aggregate supply. That means जो investment plans हैं entrepreneurs के, that fall short of what the people is generally plan to save. That means saving जो है that is greater than the investment. In this case, if savings are greater, that means there is contraction in consumer spending. Aggregate demand कम है, क्यों? क्योंकि सेविंग ज्यादा है. सेविंग अगर ज्यादा है, that means consumer spending is less, consumption expenditure is less, and if consumption expenditure is less, then through a multiplier effect, it will bring the economic activity down in the downward direction. जो economic activities हैं वो downward direction में जाएंगी because savings are more than investment. That means aggregate supply is greater than aggregate demand. That means there is lesser consumption expenditure. If there is lesser consumption expenditure, then income will reduce by multiplier times. जो income है वो multiplier times reduce होंगी and the level of economic activities
will reduce in the economy, right? So that means there will be contraction in the economy. जो economies में contraction आता है if savings are greater than investment. Is that clear? Excuse me, मैम. हाँ जी. मैम हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से इनकम में जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सीलरेटर नहीं आना चाहिए था. यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट इज लेस देन दी. जो कैल्डर है, कैल्डर का ये क्रिटिसिज्म है कि वो एक्सीलरेटर प्रिंसिपल को उसने यूज नहीं किया है, राइट? ये हम क्रिटिसिज्म में लिखेंगे कि कैल्डर जो है वो केन्स का सेविंग, इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, बट ही डज नॉट, और लेकिन वो मल्टीप्लायर को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा है. He is using saving and investment. Saving और investment के difference को ही use कर रहा है, and he says that if the savings are greater than investment, that means savings are greater means consumption expenditure is less, investment is falls less, investment कम है, consumption expenditure कम है, because savings are higher. Because of that, multiplier times income will जो income में जो effect आएगा, income reduce होना शुरू होगी. And why income is reducing? Because the level of economic activities is going down. The level of economic activities है वो reduce हो रहा है, and because of that there will be contraction in the economy. Economy में जो है वो contraction होगा. अगर इससे opposite situation है, that means if savings are less than investment, that means ये क्या situation बनती है? ये बनता है that aggregate supply is less than aggregate demand. Aggregate demand ज़्यादा है, aggregate supply कम है. If savings are less than investment, that means people are converting larger share of their income into consumption. Savings कम है और consumption ज़्यादा हो रही है. That means aggregate demand is higher. जो aggregate demand है वो higher है. If higher the aggregate demand, then the higher consumption will raise the level of aggregate economic activities. Higher consumption will increase the level of income in the economy by multiplier effect. Multiplier effect के through जो इनकम है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगी. लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज हायर. एग्रीगेट डिमांड हायर है, राइट? सो ड्यू टू दिस देयर विल बी एक्सपेंशन इन द इकोनॉमी. जो इकोनॉमी में है वो एक्सपेंशन आएगी. इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम, इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. इसमें हम फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं. यहाँ पे हम सिर्फ ये ले रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट आएगा कि वंस द इकोनॉमी एक्सपैंड, वो हम अभी कैल्डर मॉडल में करेंगे कि वंस द इकोनॉमी, एक ये तो आ गया कि कॉन्ट्रैक्शन किस सिचुएशन में आती है और एक्सपेंशन किस सिचुएशन में आती है. बट वंस द इकोनॉमी एक्सपैंड्स एंड रीचेस एट अ हायर लेवल, then the problem of full employment arises. और जो इकोनॉमी है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बॉटलनेक्स आती हैं जब इकोनॉमी रीचेस क्लोजर टू द फुल एम्प्लॉयमेंट. वो हम करेंगे जब हम मॉडल एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पे अभी हम सिर्फ कैल्डर जो है he explains, he says that the process of change in economic activity comes because of the difference between ex ante saving and investment in the society, in the economy. And he explained two situations, कि दो तरीके की situations हैं जिससे economic activities में change आ सकता है. One is if the saving is greater than investment, then in this type of a phase there will be contraction in the economy. Economic activities में contraction आती है. और second वो situation explain करता है that if the investment is greater than the saving, then there will be expansion in the economic activities. जो economic activities का level है वो increase होता है. So वो explain कर रहा है कि किस situation में expansion होगी और किस situation में जो है वो contraction होती है. जब हम model करेंगे कि expansion से contraction में, contraction से expansion में, that means cyclical fluctuation कैसे आती है. ये तो हमने सिर्फ ये कहा कि अगर ये है तो contraction है, अगर ये है तो एक्सपेंशन है. लेकिन कॉन्ट्रैक्शन से दोबारा एक्सपेंशन में और एक्सपेंशन से दोबारा कॉन्ट्रैक्शन में कैसे इकोनॉमी मूव करती है, वहां पे हमारा जो है वो हम फुल एम्प्लॉयमेंट वाले कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करेंगे. इज दैट क्लियर?
अभी तो सिर्फ ये दो सिचुएशंस उसने एक्सप्लेन किए कि व्हाई दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. डिफरेंस दो तरीके का हो सकता है, either the savings are greater than investment or the investments are greater than saving, and in these two situations how the process of economic activities will change. एक में कॉन्ट्रैक्शन आएगा और दूसरे की वजह से एक्सपेंशन आता है. राइट नाउ that means according to Calders, it is this gap between saving and investment which is responsible for cyclical fluctuation. So gap है saving and investment का, this creates the problem of contraction in the economy, this creates the expansion in the economy. Now that means Keynes focuses on saving and investment as a basic cause behind the change in the economic activities in the economy. ये basic cause है. Now Calders जो है, he says that saving and investment, ये दोनों जो functions हैं, saving and investment, both depend on the, किस पे depend करते हैं? Saving and investment, that means investment, just a second, investment is a function of, it is a function of income level and as well as the capital stock, accumulated capital stock in the economy, right? So that means investment, it depends on income as well as on stock of capital पे depend करता है, right? And according to, and savings also, that means इसने convert किया कि saving and investment both are the function of income and stock of capital, दोनों ही income और stock of capital का function है. Now as far as the relationship with income is concerned, both investment and saving are directly related to the level of income. दोनों ही directly related हैं level of income के साथ, और that means positively related हैं. That means higher the level of income, higher will be the investment, higher will be the saving. Both are positively related with the income level. But that means if we say that change in investment due to change in income level, it is a positive function of income level, that means generally it is greater than zero. It generally greater than zero होता है, that means higher the income level, more will be the investment. So positive function है, and same is the case with the savings, right? Savings are also positive function of income level. income level का positive function है. So generally investment and saving, change in investment due to change in income and change in saving due to change in income, the value of these functions is greater than zero. दोनों ही positively related है, right? Now as far as their behavior in relation to the stock of capital is concerned, कि stock of capital से कैसे related हैं, then generally investment is inversely related with the stock of capital. जो investment है, that means change in investment due to change in stock of capital, it is inversely related. ये inversely related है. Larger the stock of capital, lesser will be the investment, and lesser the stock of capital, higher will be the investment. Or we can say that if there is increase in investment, that means the stock of capital is reducing. That is why there is increase in investment. So increase in investment shows that there is deaccumulation of capital stock. जो capital stock है उसकी deaccumulation हो रही है, इसलिए जो investment है वो increase हो रही है. Is that clear? इसमें हम MEC भी तो ला सकते हैं ना, कि कैपिटल के इंक्रीज होने से MEC कम होती है और MEC के कम होने से फिर इन्वेस्टमेंट भी कम होगी. MEC तुम अगर इसको किनेसियन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहे हो, then we can use marginal efficiency of, yes, somewhere reason वही है कि higher the investment, that means lower the profitability reduce होती जाएगी, जिसकी वजह से जो स्टॉक ऑफ एक्सेस स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. लेकिन जब तुम MEC लाते हो तो वहां पे इनकम का इफेक्ट भी आ जाता है कि इनकम प्रोस्पेक्ट्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं.
That is why investment is reduced. मैम हमने कैपिटल स्टॉक और एमईसी का डायग्राम किया था ना इनवर्सली प्रोपोर्शन. हाँ, ऑब्वियसली स्टॉक ऑफ कैपिटल इज इंक्रीजिंग. जो स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है तो एमईसी फॉल करती है. वो कीनेसियन उसमें हमने क्या था, इन्वेस्टमेंट जो है उसी हिसाब से इफेक्ट होगी, राइट. ये दैट इज अ करेक्ट रिलेशनशिप. बट यहाँ पे हम वो कर रहे हैं जो कैल्डर ने एक्सप्लेन किया है, जो कैल्डर ने यूज किया है. यस, रीजन एमईसी, हिडन रीजन इज एमईसी, चेंज इन एमईसी, राइट. बिकॉज अगर जितना ज्यादा स्टॉक इन्वेस्टमेंट हम करते जाएंगे, मार्जिनल जो हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो फॉल करता जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिटेबिलिटी विल फॉल. प्रॉफिटेबिलिटी फॉल कर रही है. और उसका एक रीजन ये भी है कि जैसे जैसे हम ज्यादा इन्वेस्ट करते जाते हैं, जो कैपिटल स्टॉक है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है. मैम हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम मतलब कैपिटल का चेंज देते हैं ना इन्वेस्टमेंट में. मतलब जो डिनोमिनेटर होता है उसका चेंज देते हैं न्यूमरेटर में. तो फिर मतलब यहाँ से हम उल्टा क्यों कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट से उसमें जा रहे हैं कैपिटल स्टॉक. हम ये कर इनका इट इज दैट मीन्स if there is higher the capital stock in the economy, that means lesser will be the investment lesser होगी. This is the reason. cause क्या है, investment क्यों कम हुई, क्योंकि capital stock बढ़ गया. right? या फिर अगर हम ये देख रहे, मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी में अगर मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरफ देखूं कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स जो कैपिटल स्टॉक है वो डी एक्यूमुलेट हुआ है. तो पहले कैपिटल स्टॉक डी एक्यूमुलेट हुआ था जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई. सो इफ द इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स जो डी एक्यूमुलेशन है कैपिटल स्टॉक की वो हो रही है. यस मैम. राइट. सो इट इज दैट मीन्स एक्सप्लेन करने का तरीका डिफरेंट था बट मीनिंग सेम ही था. दैट मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप है. ओके. Right? So this is the relationship of investment with the capital stock. Now, Calder says that saving, as far as the saving relationship between capital stock and saving is concerned, so he says that as far as the saving are concerned, their relationship with capital stock is positive. Positive relationship है. That means higher the savings, अगर capital stock higher है, that means savings are higher. savings higher है. और अगर कैपिटल स्टॉक लेसर है, दैट मींस जो सेविंग्स हैं वो कम है. तो सेविंग के साथ इसका जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है. Now, as far as the writings of paper of the Calder is concerned, he has not mentioned clearly that why he has shown saving as a positive function of capital stock. Capital stock का saving function क्यों show किया है? But we can relate it with somewhere like this कि savings अगर कैपिटल स्टॉक हायर है, कैपिटल स्टॉक क्यों हायर हुआ? क्योंकि पूरी कैपेसिटी जो है वो कैपिटल स्टॉक की यूज नहीं हो रही है. कैपिटल जो है वो पूरा यूज नहीं हो रहा है. स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है. व्हाई दैट इज हैपनिंग? बिकॉज कंजम्पशन डज नॉट इंक्रीज विद द हायर रेट. जो कंजम्पशन है वो हायर रेट के साथ इंक्रीज नहीं हुई है. अगर कंजम्पशन हायर रेट के साथ इंक्रीज नहीं हुई है, दैट मींस सेविंग्स आर इंक्रीजिंग विद द हायर रेट. बिकॉज ऑफ दैट जो एग्रीगेट डिमांड है वो डेफिशिएंट होती है. एंड इफ देयर इज डेफिशिएंसी इन द एग्रीगेट डिमांड, दैट मींस जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है. राइट. सो बट ये रिलेशन समझ नहीं आया मैम. सेविंग और कैपिटल स्टॉक कैसे, मतलब ये इंक्रीज जीरो ग्रेटर देन जीरो कैसे है? दैट मींस ग्रेटर देन जीरो का मीनिंग क्या हुआ? दैट हायर द कैपिटल स्टॉक, दैट मींस हायर विल बी द सेविंग. lesser the stock of capital, lesser will be the saving. Right? अब मैंने इसमें कहा कि जो कैल्डर ने मॉडल दिया है, in his model he does not mention it clearly that why there is a positive relationship between stock of capital and saving. saving और stock of capital में जो है सेम रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट कर रहा है. बट इस रिलेशनशिप को अगर हम खुद एनालाइज करना चाहें, दैट व्हाई देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप between saving and stock of capital, that then probably he has shown this relationship because if there is stock of capital कब बढ़ रहा है?
स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ता जाएगा जब हम इनिशियली इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, राइट। जैसे जैसे हम इनिशियली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, जब लेसर स्टॉक ऑफ कैपिटल था, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कैपिटल स्टॉक भी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। एंड विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज देयर, ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इनकम इंक्रीज हो रही है। बट विद द इंक्रीज इन इनकम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो फॉल करती है। इफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज फॉलिंग, that means average propensity to save is increasing, तो savings level है वो increase होते जा रहे हैं। that means with the larger investment के साथ capital stock बढ़ जाता है, and due to increase in the capital stock, their larger investment, more production, more income, at the level of higher income, जब income level higher हो जाते हैं, then consumption जो है that does not increase with the same rate, saving starts increasing with the same rate। तो जितना higher investment होगा उतना stock जो है capital का वो भी बढ़ता जाता है, and stock of capital becomes higher, then at that level consumption जो है वो higher नहीं होती है, and because consumption is not higher, in savings are inversely related with the consumption, so that somewhere shows that savings are higher at the larger stock of capital। तो जैसे जैसे stock of capital बढ़ता है, that means जो savings है वो increase होती है। So we try to relate it with somewhere from that relationship between the consumption and इनकम और कंजम्पशन के रिलेशनशिप से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं। But in his original work, Calder does not explain it clearly that why he has taken the saving and stock of capital as a positive function. मैम दैट मीन्स कि जब कैपिटल स्टॉक हमारा ज्यादा हो जाएगा तो थोड़े टाइम बाद हमारी जो सेविंग है वो भी बढ़ जाएगी। सेविंग जैसे जैसे कैपिटल स्टॉक बढ़ता जाता है, सेविंग्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। मैम इसमें हम वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट कैसे फिर जस्टिफाई करेंगे? किस चीज में? इसमें यहाँ कैल्डर तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को ले ही नहीं रहा है। जैसे हमने यहाँ पे सिंपली लिया कि कैल्डर ने, जब अगर तुम कैल्डर मॉडल देखोगे, कैल्डर मॉडल जो है वो तो मेंशन ही नहीं करता कि उसने क्यों ये पॉजिटिव फंक्शन लिया है, तो वो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं ले रहा। हाँ, हम खुद अपने आप को समझाने के लिए कि why he has taken this as a positive function, ये positive function क्यों लिया है, right? क्योंकि like for example, अगर हम कहें ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, राइट, ये हम कैपिटल स्टॉक ले रहे हैं, ये हम अपना कैपिटल ले रहे हैं, जैसे जैसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैपिटल स्टॉक हमारा बढ़ता जा रहा है, राइट। नाउ अब और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डाउनवर्ड फॉलिंग है। Why it is downward falling? Because marginal efficiency of capital is falling. Why marginal efficiency of capital is falling? Because consumption is not increasing with the same rate. जो consumption है वो same rate से increase नहीं हो रही है as our income is increasing. This is not increasing with the same rate. This is increasing with the lesser rate. ये lesser rate के साथ increase हो रही है. That means savings are increasing. जो savings है वो increase हो रही है. With the increase in savings, marginal efficiency of capital जो है वो हमारी reduce हो रही है, and we can see जो stock of capital है वो बढ़ता जा रहा है. So हम indirectly इसको relate कर रहे हैं saving के साथ. और जहां तक rate of interest का सवाल है, जो savings है according to Keynes, savings are not the function of rate of interest. Saving rate of interest का function नहीं है. Savings are the function of the income level. Yes, ma'am. Right? क्योंकि जो rate of interest है, Keynes कहता है कि वो तो monetary phenomena है. It depends on demand for money and supply of money. Yes, right? So, अगर now you need not to explain this positive relationship क्योंकि हम कैल्डर मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हैं. Just for your understanding, हम ये कह सकते हैं कि why he had taken this as a positive relationship. Probably due to this he had taken it as a positive relationship कि stock of capital जब increase हो रहा है, that means MEC is falling. MEC is falling. Why MEC is falling? Because
demand is not increasing with the same rate, because of that expected profitability is falling. If demand is not increasing, why demand is not increasing with the same rate? Because consumption does not increase with the same rate. Consumption increases with the lower and lower rate, right? That means there is increase in savings. जो savings है वो faster rate के साथ increase हो रही है. That means capital stock probably because of that he has taken stock of capital and saving as a positive relationship between them. इनके बीच में positive relationship लिया है. But Calder simply says, जो Calder है वो simply लेता है कि जो investment और capital stock में relationship है वो inverse relationship है. और वो हमने बहुत बार पढ़ा भी हुआ है कि yes there is inverse relationship. So stock of capital and investment, if the stock of capital is higher, investment reduces, and if the stock of capital जो है अगर वो lower है, then in that case investment जो है वो higher होती है, right? So this type of a relationship exists between these two. इन दो में ये relationship exist करता है. So that means Calder model जो है it takes say gap between saving and investment as a factor responsible for change in the process of economic activities. As far as the saving and investment is concerned, Calder has shown that saving and investment both are the function of income level and stock of capital. Investment and saving both are positively related with the income level, and as far as their relationship or their behavior along with the stock of capital is concerned, investment is inversely related with the stock of capital and saving is positively related with stock of capital. Positive relationship है इसका stock of capital के साथ. Right? Now, second comes that as far as the behavior of this saving and investment is concerned, that means the relationship of saving and investment with the income level is concerned, whether that relationship, what type of a relationship is that? वो relation हमने ये तो ले लिया कि वो positive relationship है. Whether that relationship is linear positive or non-linear positive, वो linear positive है या non-linear positive है, then Calder's basically clarify that also. उसको भी clarify करता है कि जो saving और investment है, that is not a linear function of income, but that is a non-linear function of income. Why? Now first he assumes that, let us assume that saving and investment function are linear. Linear function है. अब linear function में जो Calder है, यहाँ पे हम ले रहे हैं income. On this side we take in saving and investment. Now let us assume that saving and investment are a linear function of, यहाँ पे हम दो डायग्राम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा. Linear function है. Now within linear function there can be two possibilities. दो possibilities हो सकती हैं. First possibility is that the rate of saving is stronger than the rate of investment. दोनों positive हैं. Investment भी increase हो रही है with the increase in income, and saving is also increasing with the increase in income level. First type of a relationship, first possibility is that saving rate is stronger than the rate of investment. This is ये first possibility हो सकती है linear में. And second possibility is that investment increases with the along with the income in a faster rate as compared to saving. जो saving है वो investment से slower rate में increase हो रही है with the increase in income. So these two types of possibilities can exist. ये दो तरीके की possibilities हो सकती हैं. Now look at the first possibility. Calder कहता है ये linear नहीं होती हैं. क्यों नहीं होती हैं linear? तो हमने दो possibility ली कि suppose if it is linear, अगर हम linear assume करते हैं, this is the first possibility which can exist, and this is the second possibility which can exist. अब first possibility की तरफ देखो. If this is the equilibrium point, ये हमारा equilibrium point है. If there is a deviation, अगर deviation हो जाती है इस equilibrium point से on the upward side, that means due to any reason, if there is shift from the equilibrium point on the upward side, income increase हो गया, expansion हो गया,
then that means we will enter into the phase where savings are greater than the investment. हम उस phase में enter कर जाएंगे where the savings are greater than the investment. That means if there is a situation of disequilibrium on the upward side, then the savings will become greater than investment. If savings becomes greater than investment, that means aggregate supply is greater than aggregate demand. Aggregate supply जो है वो aggregate demand से ज्यादा है. Then what will happen? Output बढ़ेगा. वापस उसी पॉइंट. यस, जो क्योंकि आपकी इस पॉइंट में क्या है, इफ वी मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ई, देन सिचुएशन क्या आएगा, एग्रीगेट सप्लाई विल बिकम मोर देन एग्रीगेट डिमांड, सेविंग्स विल बिकम मोर देन द इन्वेस्टमेंट, दैट मींस कंजम्पशन इज लेस. ड्यू टू दिस नेक्स्ट टाइम इनकम विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस. जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो in this case, because savings aggregate supply is more than the aggregate demand से ज्यादा है, then output and income will start reducing. Again we will come to the same equilibrium point. Contraction आएगी economic activity में. And if the economy moves in the downward direction due to any factor, if it moves in the downward direction, then in the downward direction investment is greater than saving. That means aggregate demand is greater than the aggregate supply. Then this will lead to, जो हमने यहाँ situation लिया था, first में explain किया था, so this will lead to the expansion in the economic activity. अगर expansion आएगा, then automatically we will again come to the same equilibrium level. That means this E, जो E equilibrium है, this is highly stable equilibrium. ये highly stable equilibrium है. अगर किसी तरीके का change आता भी है, then again we will come to the same equilibrium point. दोबारा हम same equilibrium point पे आ जाएंगे, right? That means this type of a saving and investment curve focuses on a very high level of stability. That means this type of a relationship between saving and investment is inappropriate for business cycle analysis, क्योंकि यहाँ तो stability exist कर रही है. अगर थोड़ा सा change आता भी है, quickly economy will again come to the same equilibrium point. Economy वापस उसी equilibrium point पे आके merge हो जाएगी. That means this type of a relationship is not appropriate for business cycle analysis. Is that clear? मैम, बट हम इसमें ये कैसे पता करेंगे कि जितना इनकम में चेंज आया है उसका कितना पार्ट सेविंग में गया और कितना पार्ट इन्वेस्टमेंट में गया है? यहाँ पे हम मतलब कि कितना पार्ट सेविंग में गया है, कितना पार्ट इन्वेस्टमेंट में गया है. Because savings तुम देखो यहाँ पे जो savings है, these savings are increasing faster than the investment. So income में अगर change आया है, that means savings का जो rate of increase है, that is stronger than the rate of increase in investment. That means investment कम increase हुई है और savings ज़्यादा stronger increase हुई है. क्योंकि ये line देखो ना, savings ज़्यादा income elastic है ना, और investment कम है. हाँ, saving is more income elastic and investment is less income elastic. क्योंकि हमारा जो curve है investment का, that is flatter, और जो saving का curve है, that is steeper. तो हम वापस उसी equilibrium point पे आ जाएंगे. Right? So that means this type ये of stable तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो change होता रहेगा. Change क्यों होगा? हम यहाँ से अगर divert हुए तो वापस यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे. यहाँ से अगर नीचे की तरफ डाइवर्ट हुए ड्यू टू एनी रीजन, वापस यहीं आ जाएंगे. इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है. और स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हो? इफ एनी डाइवर्जेंस टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऑटोमेटिकली वी कम टू द सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट अगेन. सो दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम व्हिच इज रिटेन्ड ऑटोमेटिकली, that is known as stable equilibrium. उसे हम stable equilibrium कहते हैं. Excuse me मैम, अगर मैम होर्डिंग होगी तब क्या होगा? अगर होर्डिंग होगी, यस मैम, सेविंग की मैम होल्ड करना चालू कर दे तो मैम इक्विलिब्रियम पे कैसे? तो होर्डिंग की वजह से ही तो ये प्रॉब्लम आया, क्योंकि सेविंग्स आर ग्रेटर एंड होल ऑफ दी सेविंग इज नॉट कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट. सेविंग आप सेव कर रहे हो, वो लीकेज है, राइट? अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से अगर सारी की सारी सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट में ही कन्वर्ट हो जाएगी, देन सेविंग्स विल बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. होर्डिंग है तो वो लीकेज को और स्ट्रॉन्गर कर देगा
और इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है वापस दोबारा जो डाउन टर्न है वो और स्ट्रांगली आएगा, कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रांगली आएगी, राइट, बिकॉज होर्डिंग्स आर लीकेजेस। जो होर्डिंग्स होती हैं, जो आप होर्ड करते हो, दैट इज अ लीकेज इन द इकोनॉमिक सिस्टम, वो इकोनॉमिक सिस्टम में लीकेज है, और लीकेज जितना स्ट्रॉन्गर होगा, इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन और उतनी ही स्ट्रॉन्गर होगी, यस मैम। मैम अगर दोनों की इलास्टिसिटी बराबर ले, हम इक्वल ले, तब हम एक नए इक्विलिब्रियम में पहुंच सकते हैं ना? अगर इलास्टिसिटी लोगे तो ये तो दोनों लाइन मर्ज ही हो जाएंगी आपस में। हाँ, तो तब जब इनकम बढ़ेगी तो तब तो हम एक नए इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इकोनॉमी इज ऑलवेज एट जो तुम हिक्स का पॉइंट लेते हो कि अगर हम ये, तो इकोनॉमी इज एट वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, but that is not possible because savings are done by some other people, investment plans are done by some other people, saving depends on income, investment depends on induced investment depends on income, marginal efficiency of capital, rate of interest, many factors affect the expectations, all these factors affect the investment. Producers, investors are some other set of people, saving is done by some other set of people, then how their plans can be equal to each other? Yes ma'am, राइट, तो ये हाँ, तो मर्जिंग जो दैट इज व्हाई इक्विलिब्रियम रिटेन करना मुश्किल होता है, राइट। यस मैम। So that means this type of a situation is inappropriate for business cycle analysis because it represent highly stable equilibrium. अगर कोई disturbance, जिसे classicals कहते हैं, अगर कोई disturbance भी आती है तो हम वापस equilibrium पे पहुंच जाएंगे, but that doesn't exist क्योंकि Keynes, ये जो analysis है ये Keynes के saving investment के function पे है। So according to Keynes, how the planned saving can be equal to plans of the savers are equal to the plans of the investment, that is not possible, वो possible नहीं है, right? Due to this highly stable equilibrium जो है that is inappropriate, वो inappropriate है। अब second condition ले लेते हैं। second condition में if investment is greater than saving, अगर जो rate of investment है it is stronger than the rate of saving से stronger है, then in that case ये equilibrium point अगर है, if there is divergence in the upward side, अगर किसी भी reason की वजह से economy में divergence आ जाती है upward side में, then you can see in this case investment is greater than saving, that means aggregate demand is greater than aggregate supply, तो क्या होगा, वापस आएंगे कि और ज्यादा आगे जाएंगे? मैम वापस आएंगे, नहीं आएंगे, aggregate demand is greater than the aggregate, और further we will move। ये देखो, ये हमने किया था if investment is greater than saving, तो ये expansion है, और ये अगर सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, दैट मींस कंजम्पशन कम है, सेविंग्स ज्यादा है, दैट मींस कंजम्पशन हम कम कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। अगर आपकी अनसोल्ड प्रोडक्ट्स रह जाएंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, लेकिन यहाँ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, दैट मींस दिस इज एक्सपेंशन। तो अगर ये सिचुएशन है दैट इन्वेस्टमेंट इज, तभी मैंने कहा दिमाग में रखो कि इन्वेस्टमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सेविंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो अपने आप सोच के देख लो, इफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, दैट मींस फटाफट से निकाल लो, दैट मींस एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, देन मोर प्रोडक्शन विल बी डन, राइट। सो ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन, there will be expansion होगा, right, and economy will move further away, economy जो और ज्यादा आगे move करेगी, and we will not come to this equilibrium point again, economy इस equilibrium point पे नहीं आएगी, और अगर economy E point से नीचे चली जाती है, then saving is greater than the investment, then there will be further contraction in the economy में और ज्यादा contraction होगा, that means economy will keep moving in the contractionary phase only, दूर दूर जाती जाएगी, that means over here E is highly unstable equilibrium, जो E है वो totally unstable equilibrium है if there is divergence in the economy towards the expansionary side, तो expansion ही होती जाएगी, और अगर contractionary side पे आ गई by chance तो contraction ही होती जाएगी। बट क्या साइकिल्स में सिर्फ एक्सपेंशन या सिर्फ contraction होती है? नो मैम, दोनों ही होती हैं। सो हाउ इट, सो ये इस चीज में दैट मींस देयर इज again there is no possibility of cyclical analysis because once we shift in one direction,
if this is the type of investment and saving function, अगर इस तरीके के सेविंग या इन्वेस्टमेंट फंक्शन हम assume करें कि इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में अगर एक्सपेंशन हो जाती है तो एक्सपेंशन ही होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन ही होती जाएगी. दैट मीन्स saving and investment function which exist in the economy are not of linear shape. हम इनको linear shape assume नहीं कर सकते because this is unrealistic. ये unrealistic है. Is that clear? मैम बट जैसे हमने इसका बेसिस केन्स ही लिया है, बट केन्स ने तो लीनियर लिया था सेविंग फंक्शन, मतलब उसकी स्ट्रेट लाइन होती थी. बट केन्स ने फर्दर इस सेविंग और इन्वेस्टमेंट को उसने फर्दर इस तरीके से एनालिटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं किया कि बिजनेस साइकिकल फ्लक्चुएशंस में इनका क्या रोल